तो भाई और बहनों, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखा जाता है कोरिन का सीन, जो कि एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है, क्योंकि उसे घेर लिया होता है काफी बड़े बड़े खतरनाक जायंट्स ने, जो कि और कोई नहीं बल्कि ह्यूमंस और जायंट्स के हाइब्रिड हैं, और जिन्हें प्यार से कहा जाता है हाफ जायंट्स। कोरिन भी सोच रहा होता है, लगता है कि मेरा खेल यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन अगले सीन में जायंट्स उन्हें अपने कैरेज में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। इस स्टेट में तो कोरिन भी सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है। सेंटेस कहती है कि मैं इस कबीले के बारे में जानती हूँ। हाँ सेंटेस, जब हमारा बजरकर आपकी एकेडमी में गया था तो वहां से आने के बाद उसने हमारे लिए काफी सारी बातें बताई थी। कोरिन भी सोचता है, अच्छा वजरकर, हाँ वह तो थर्ड ईयर नाइट डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, हालांकि वह कंजा भी है, तो वह हाफ जायंट्स में से एक है, इसी वजह से ये सब हुआ। और यही सबसे बड़ा अंतर है ओल्ड रिलीजियन और नए रिलीजियन में। उनके बीच के इस अंतर को हम डेमी ह्यूमंस की तरफ उनके एटीट्यूड से समझ सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से चर्च डेमी ह्यूमंस को भी डीमंस और इविल स्पिरिट्स की तरह ट्रीट करता था। लेकिन विच रेवोल्यूशन के बाद नए चर्च ने डीमंस की तरफ अपना पर्सपेक्टिव एकदम चेंज कर लिया, और इसमें उनकी तरफ प्रोटेक्शन दी गई, उनको सद्भावना दिखाई गई। एग्जाम्पल के रूप में हम एक स्टूडेंट हाउरन को देख सकते हैं, जो कि एक डीमन है, फिर भी उसका अकेडमी में एडमिशन हो गया। और सीनियर्स के बीच में हमें दो और एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, पहली तो मेरिटा डूनालीफ और दूसरा हाफ जायंट वजरकर। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नई रिलीजन ने उनको सपोर्ट किया। इसमें सेंटेंस कहती है, वजरकर सच में काफी अच्छा स्टूडेंट है। क्यों, सच में? मैं इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, कोरिन मन में सोच रहा होता है। फिर भी अभी तक हम अपने नॉर्थ रीजन में नहीं पहुंचे। आखिर क्या कारण रहा होगा कि ये हाफ जायंट जहाँ पर इतनी लंबी दूरी तय करके आए हों। तभी एक जायंट को कुछ दिखता है और वह कहता है, वहाँ पर देखो। वह दूसरा जायंट भी उस तरफ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को इंस्ट्रक्शन देता है उसी तरफ चलने के लिए। कोरिन मन में सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, इन्होंने क्या देख लिया वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही बेकार मेजेस होते हैं, जो कि अपनी फायर मैजिक का यूज करते हुए आइस को पिघला रहे होते हैं और उस आइस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे ये काम का जल्दबाजी में कर रहे होते हैं। एक मेज तो कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी करनी होगी, नहीं तो वे हाफ जायंट्स यहाँ पर आ जाएंगे कभी भी। दूसरा भी कहता है, क्या करूँ भाई, ये आइस इतनी ज्यादा मोटी है, पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। और तभी वहाँ पर भूकंप के झटके से आने लगते हैं। मेजेस को भी पता चल जाता है कि जायंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तुम मिस टावर का बास्टर्ड, तुम हमारे एंसेस्टर्स की इटर्नल स्लीप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये तो हाफ जायंट्स हैं, जल्दी बचो। अरे नहीं, जल्दी से मैजिक कास्ट करो डिफेंस वाला। लेकिन तभी हमारा कोरिन अपने मैजिक नलिफाई करने वाले स्पीयर का यूज करते हुए इनके डिफेंस मैजिक को काटते हुए आगे निकल आता है। लेकिन उसे भी ये काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई होती है, क्योंकि उसके वॉन्ड अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुए होते। लेकिन जब वह पीछे देखता है, एक काफी बड़ा सा जायंट अपने मेहमत का यूज करते हुए उन मेजेस को क्रश करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाती है। हम देखते हैं वहाँ के आसपास के सारे ही मेजेस आइस में जम चुके होते हैं। हे बच्चे, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने तो काफी आसानी से उन मेजेस के डिफेंस मैजिक को काट दिया था। कोरिन भी मन में सोचता है, मेन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इन हाफ जायंट्स को तो वल्टजार का सबॉर्डिनेट होना चाहिए था, लेकिन आखिर क्या कारण हो सकता है कि जिस वजह से ये मेजेस पर ही अटैक कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जायंट्स की ट्राइब को, जहां पर हमारा कोरिन और सेंटेस जायंट्स की ट्राइब में पहुंच चुके होते हैं। जायंट्स का लीडर कहता है, सेंटेस, आप जैसी बड़ी हस्ती को हमारे बीच में देखने पर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। हेलो चीफ करीम, आपको देखे 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। वैसे सेंटेस, क्या हमारा वह बच्चा बजरकर स्कूल में अच्छा कर रहा है? क्या उसने कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी की? और बताया जाता है ये होता है ट्राइब लीडर करीम। ऑफ कोर्स सर, वजरकर एक काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, जो कि टॉप ईयर स्टूडेंट है, जो कि थर्ड ईयर नाइट डिपार्टमेंट में एक टॉप ईयर स्टूडेंट है। हा हा हा, वैसे वह मेरा बालक है तो उसे इतना तो करना चाहिए ही था। वैसे हम आउटसाइडर्स को तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपके साथ आपका ये जो कंपेनियन आया है, क्या मैं इसका नाम जान सकता हूँ? ट्रायल लीडर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कोरिन अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, फाइनली, मुझे हमेशा से भरोसा था कि जो जायंट्स हैं वही असली क्रिएटर है इस दुनिया के। जब भी मैं जायंट्स की हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं हमेशा से उनके रास्ते को फॉलो करना चाहता था। वैसे बच्चे, मैंने तो ये सुना था कि साउथ वाले लोग हमारी हिस्ट्री को यह कहकर नकार देते हैं कि ये एक बेस बेकार की बात है। तो आखिर तुम्हारे बारे में क्या? ओके, ग्रेट जायंट किंग, ग्रेट जायंट, मैंने जायंट किंग बेलोर की
रिमेनिंग्स को देखा है। कोरिन मन में सोचता है मैंने अब तक कोई झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि मैंने सच में जायंट किंग वेलोर की आई को मेज टावर में देखा था। क्या तुम सही कह रहे हो? वे मेज टावर के लोग हमारे एंसेस्टर्स की अस्थियों के साथ मजाक कर रहे हैं। पहले तो नॉर्मल अस्थियों को, अब तो सीधा किंग के साथ मजाक किया जा रहा है। वे वास्टर्ड मेज टावर के लोग, रुको ट्राइब लीडर, कुछ गलत करने से रुको। मानता हूँ कि मेज टावर के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, वे थोड़े बहुत पावरफुल भी हैं, लेकिन उनका जायंट्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी उनकी पावर्स को नकारा तो नहीं जा सकता, तो इसके बजाय हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? कोरिन उनकी उंगली को पकड़ता है और कहता है, जायंट किंग, मैं आपके साथ लड़ना पसंद करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कोरिन और सेंटेस को, जो कि बाहर आ चुके होते हैं टेंट से। कोरिन, मुझे ऐसे देखने पर लग रहा है कि तुम इस सब को अब ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। क्या शुरुआत से तुम्हारा यही प्लान था? शुरुआत से? नहीं, मुझे तो इनके बारे में तब पता चला था जब मैं यहाँ पर आया था और इनको देखा था। तो आखिरकार तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? जिस पर भाई कोरिन में कुछ नहीं कहता, वह मन में सोचता है, अगर गेम की बात की जाए तो इस जगह पर हम तभी आ सकते थे जब हम वजरकर के साथ काफी अच्छी भरोसेमंद वाली दोस्ती कर लेते और हमें एक इनविटेशन मिल जाता, तभी हम इस जगह पर आ पाते। लेकिन जब प्लेयर्स और वजरकर इस गेम में इस जगह को विजिट करते हैं तो वे देखते हैं कि यह कबीला पहले ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। गेम में आगे जाने के बाद पता चलता है कि वे जो जायंट्स हैं जो कि गायब हो चुके थे, वे बल्टजार के सबॉर्डिनेट बन जाते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में अभी भी हर कोई जिंदा है और अब हम अलाय बन चुके हैं इन जायंट्स के। मुझे सेंटेस के साथ जमी हुई जमीन पर सरवाइव करना पड़ा पूरे एक सप्ताह तक, लेकिन जायंट्स की मदद की वजह से 2 सप्ताह बाद हम सक्सेसफुली वापस आ गए। कोरिन जैसे शिप पर पहुंचता है, मेरिटा और एलिस दोनों उसे गले लगा लेती हैं। इस टाइम पर दोनों ही हमारे कोरिन के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं। कोरिन भी उन्हें संभाल रहा होता है और कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी उसे आगे से एक और आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती थी, मुझे तुम पर शुरुआत से ही भरोसा था मेरे डिसाइपल, और मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम सही सलामत वापस आ गए। और ये होती है एरिन, तुम, सेंटेस और हाउरेन तीनों ही आ गए। कोरिन भी उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हाउरेन का नाम सुनने के बाद वह भी चौंक जाता है। वह भी सोचता है, क्या हाउरेन? वे तीनों लड़कियां भी एमसी के ऐसे शॉक्ड फेस को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है। वे कहती है, क्या क्या तुम सभी साथ नहीं आए? तो आखिरकार वह कहाँ रह गई? फिर से हम उसी बर्फीले मैदान का सीन देखते हैं और हमें बताया जाता है इस पूरे टाइम जब सेंटेस और हमारा कोरेन यहाँ से बचकर भागने की कोशिश में लगा हुआ था, तो इस पूरे टाइम हमारी हाउरेन उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। हमारी हाउरेन को ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना ही सोने की जरूरत, क्योंकि वह एक हेवनली यक्षसा है जो कि इस पूरे टाइम नॉर्थ रीजन के पैसेज को गार्ड कर रही थी। फिर हमें मेज टावर के हाईएस्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ब्लू मैजिक फैक्शन और ग्रीन मैजिक फैक्शन दोनों ही के लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू वाला रोते हुए कहता है कि आखिरकार वे लोग हम पर अटैक करने की प्लानिंग कब कर रहे हैं। ग्रीन वाला भी कहता है, अरे चिंता क्यों करते हो, मुझे तो लगता है कि उनके साथ जो हुआ था वे इससे काफी ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि मैंने रॉयल आर्मी को 2 सप्ताह से नहीं देखा है, और वैसे भी हमने देखा ही तो था एल्डर वॉयलेन का वह नेचुरल डिजास्टर वाला स्पेल कितना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी उनके मेज टावर का एक बंदा भागते हुए आता है जो कि कहता है, मास्टर मास्टर जल्दी सुनो, रॉयल आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है। ग्रीन वाला कहता है, अरे छोड़ो ही, वे छोटे मोटे कीड़े हैं जो कि जलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ब्लू वाला कहता है, चलो अब दिखा दें उनको बैटल फॉर्मेशन की असली ताकत। तभी वह सैनिक कहता है, अरे नहीं, इतना नहीं है, बल्कि वे तो फ्लाइंग बीस्ट पर सवार होकर आ रहे हैं। ब्लू वाला कहता है, क्या तुम कह रहे हो फ्लाइंग बीस्ट, यानी कि मतलब वेवरेंस, वो तो यहाँ पर अच्छी तरीके से उड़ भी नहीं सकते। ग्रीन वाला कहता है, अरे मुझे लगता है कि जमते हुए मरने का प्लान है। नहीं सर, वो रेगुलर फ्लाइंग बीस्ट नहीं है, वो तो कोई और ही है, कुछ ईगल टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, और वो एक आध नहीं बल्कि कम से कम 30 हैं। क्या तुमने क्या कहा? वे बीस्ट? वे तो भाई साहब 20,000 गोल्ड के बराबर के हैं, आखिरकार उन्हें यहाँ पर कौन ले आया? छोड़ो, अब घबराओ मत, जैसा कि हमने प्लानिंग की थी वैसे ही सब काम करो। मेज अपने स्पेल का यूज करते हुए आइस पियर अटैक करने लगते हैं बीस्ट पर, और काफी सारे नुकीले आइस पियर्स को समन भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं, वहाँ पर कोई आता है और उन आइस पियर के अटैक को लगने से पहले ही हवा में उनको काट देता है, जिनके बीच हवा में काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। मेज टावर के लोग इस तबाही को तो देखते ही रह जाते हैं। एडेन की स्वॉर्ड पहले से ही तैयार है लड़ाई के लिए, और हम देखते हैं उन लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया होता है। यहाँ पर मेज टावर के लोगों को काफी ज्यादा बुरी हालत हो जा रही होती है। एक बंदा सपोर्ट मांगने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ ही हम देखते हैं बोरस की मर्सनरी कॉप्स को, जो कि दूसरी तरफ से अटैक कर चुके होते हैं। यहाँ पर मेज टावर में बैठे एल्डर की तो हालत काफी ज्यादा खराब होती ही जा रही होती है। उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, वह क्या क्या संभाले। लेकिन तभी वह अपने पीछे देखता है, जहाँ पर वह ब्लू वाला बंदा अपने पेट को पकड़कर वहीं लेट जाता है। वह भी चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हो गया अब। और जैसा कि हमको पता है कि कोरिन ने वहाँ पर वे
श्रापित आलुओं को बो दिया होता है और उन्हीं का असर अब दिखने लगा होता है और उन श्रापित आलुओं की वजह से उन सभी मेजेस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है और हमारा कोरियन दूर से इस सारे नज़ारे को देख रहा होता है और देता है काफ़ी ईविल सी स्माइल। तो ये टाइम है रिवेंज का।